चलिए, हम टॉपिक पढ़ रहे थे उच्चतम न्यायालय। आज इसको फिनिश कर लेते हैं ना। उच्चतम न्यायालय की बात करें तो कुछ चीजें आपसे मैं पूछता हूं, बताना मुझे आप, है ना। अनुच्छेद 129 के बारे में बताना है पहले तो आपको। अनुच्छेद 129 को लेकर के कोई कानून बना था और कब बना और कौन सी चीजें होती है इसके बारे में थोड़ा बताना। नए बच्चे ये ध्यान देना भाई थोड़े। उच्चतम न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। अपेक्ष न्यायालय कह सकते हैं, जो कि कहाँ है अभी, नई दिल्ली है। ये कहाँ पे है, नई दिल्ली। और किसी स्थान को चेंज करना हो, उच्चतम न्यायालय का स्थान बदलना हो, तो वो हमारा संविधान का एक आर्टिकल है, अनुच्छेद 130। इसके तहत राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उस स्थान को बदल सकता है। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है। और साथ ही साथ आपको अनुच्छेद 129 बताना है। अनुच्छेद 129 क्या है, इसके लिए रिकॉर्ड रखा जाता है। उच्चतम न्यायालय क्या करता है, रिकॉर्ड रखता है। मतलब एक अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय काम करता है। उच्चतम न्यायालय ने जो भी डिसीजन दिया है उस डिसीजन को मानना जो अधीनस्थ न्यायालय है उनकी क्या है, बाध्यकारिता है। वास्तव में उच्चतम न्यायालय जो भी डिसीजन देता है उन सभी निर्णयों को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाते हैं अधीनस्थ न्यायालय, चाहे वो उच्च न्यायालय हो चाहे वो जिला स्तरीय जो भी न्यायालय हो। आगे बात समझ में, ये चीज आपको ध्यान में रखनी। साथ ही साथ इसके अंदर अवमानना का एक कॉन्सेप्ट मिलता है ना। अवमानना मतलब उच्चतम न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया उसकी तुम अवमानना नहीं कर सकते। अवमानना समझते हो? उच्चतम न्यायालय ने डिसीजन दिया और आपको लगता है आपने कोई क्रिटिसाइज कर दिया, आपने आलोचना कर दी उसकी, आपको लगता है नहीं उच्चतम न्यायालय ने जो डिसीजन दिया हमें ठीक नहीं लगा, वो पसंद नहीं है, नहीं, तो इसका मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते। इसका मतलब ये होगा कि उसका कोई भी नेगेटिव पॉइंट आप कह नहीं सकते। अरे बात समझ में? तो जो भी उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया उसका तुम्हें स्वागत करना, हाथ जोड़ के हाँ बहुत अच्छा है। इसका मतलब आपके कौन से अधिकार का उल्लंघन हुआ है यहाँ पे, तुम कुछ नहीं बोल सकते। उच्चतम न्यायालय ने जो डिसीजन दे दिया वो मतलब आपके लिए मान्य ही होगा, चाहे वो ठीक करे चाहे ना करे। इसका मतलब ये है कि उच्चतम न्यायालय कभी कोई गलती नहीं कर सकता। क्या तुम्हें लगता है उच्चतम न्यायालय गलती नहीं कर सकता? उच्चतम न्यायालय में इंसान ही है, भगवान तो है नहीं, गलती तो हो सकती है। हो सकता है मैं उनके बारे में ये कुछ बोल रहा हूँ और ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो अवमानना का केस हो जाए। पर बात यह है कि उच्चतम न्यायालय, कंडीशन यही है कि उच्चतम न्यायालय की किसी भी डिसीजन की अवमानना नहीं कर सकते। इससे हमारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। अनुच्छेद 19 आपने पढ़ा है, विचार अभिव्यक्ति की आजादी है तुम्हें, है ना। तुम अपने विचार रख सकते हो। क्या तुम्हें अपने विचार रखने की आजादी नहीं है? तुम किसी चीज की आलोचना नहीं कर सकते? कर सकते हो। आप सरकार की कर सकते हो तो उच्चतम न्यायालय क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो। हमारे भारत के अंदर इतनी ज्यादा जटिल चीजें हैं। ये एक तो अवमानना को पूरी तरह से परिभाषित नहीं किया हुआ, एक सीमित नहीं है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। जहां भी उच्चतम न्यायालय को लगे कि अच्छा आपके इस बात से मुझे लगा कि ये अवमानना है, तो वहां भी तुम पे कार्रवाई हो सकती है। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है। दूसरी कंडीशन ये है कि जैसे हम बात करें, जैसे ब्रिटेन की बात कर लेते हैं, यूएसए की बात कर लेते हैं, तो वहां पे कुछ कंडीशन है ना। तो शायद ब्रिटेन में तो हट भी गया ये अवमानना का, 2013 से ये इस प्रकार की चीजें चली कि अवमानना के लिए कोई किसी पे कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन यूएसए की बात करें तो वहां पे एक सीमित है, दायरा है कि अच्छा आपके कौन कौन से पॉइंट होंगे जिसके ऊपर अवमानना का केस किया जा सकता है। हरी बात समझ में? तो हमारे भारत के अंदर ऐसी कंडीशन बहुत ज्यादा है। हमें अगर इस प्रकार की कोई बात करनी है उच्चतम न्यायालय के बारे में तो पहले सोच समझ के बोलना होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आप पे केस हो सकता है। हरी बात समझ में? तो ये कंडीशन है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि ये कंडीशन जो इतनी ज्यादा मतलब कंट्रोल कर रखा है तुम पे कि आपको बोलने नहीं दिया जाए उच्चतम न्यायालय के खिलाफ, क्या ये सही है या गलत है? ऐसा ही होना चाहिए। सही भी है और गलत भी है। जब तुम्हें कई बार इसके पक्ष विपक्ष में कुछ तर्क लिखने होते हैं, कुछ मेंस के विद्यार्थी बैठे तो ध्यान रखना, तो क्या बताओगे? अच्छा, नेगेटिव पॉइंट क्या है इसका कि तुम्हारे मूल अधिकार का उल्लंघन होता है क्योंकि अनुच्छेद 19 का उल्लंघन हो रहा है, ऐसे होता है। लेकिन यदि तुम बोलो कि नहीं ऐसा ही रहना चाहिए, इसके पीछे तर्क क्या है? उच्चतम न्यायालय ये तो ठीक है, हाँ, लेकिन और क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है अगर ऐसा हुआ? हमारा लोकतंत्र की यदि बात करें, लोगों के अंदर इतनी मैच्योरिटी अभी नहीं हुई है कि वो कुछ भी बात मतलब तार्किकता से कर सकते हैं, है ना, ऐसे कह सकते हैं अपने, है ना। तो अगर इस प्रकार की चीजें ना हो, किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं हो, तो उच्चतम न्यायालय ने जो भी डिसीजन दिया तुरंत बाद में लोग आकर के बोल जाएंगे नहीं हम तो नहीं मानते, उच्चतम न्यायालय की बात मतलब बिल्कुल ठीक नहीं लगी हमें। मतलब अभी तक इतनी मैच्योरिटी नहीं आई है, या लोकतंत्र हम ये कह सकते हैं अभी इतना मजबूत नहीं हुआ है और पहले उसके अंदर कुछ दरार पड़ जाए, ये ठीक नहीं है। इस वजह से जरूरी है कि उच्चतम न्यायालय अवमानना के लिए आप पे कार्रवाई कर सकते हैं। हरी बात समझें? कुछ बातें जब हम पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा और ध्यान रखेंगे। पर अनुच्छेद 129 की बात करें तो इसके अंदर साफ यही है कि अभिलेख न्यायालय, अभिलेख का मतलब क्या होता है?
ये रिकॉर्ड रखता है। इसी चीजों को मानना होगा तुम्हें। और क्या पढ़ा? अनुच्छेद 131 पढ़ा, 132 पढ़ा, 133 और 134। अनुच्छेद 131 ये कहता है कि केवल सुप्रीम कोर्ट ही है जिसके पास प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। ये अधिकार किसी और के पास नहीं है। इसका मतलब जब कभी भी एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में विवाद हो जाए, या भारत सरकार और किसी राज्य के बीच विवाद हो जाए, या फिर भारत सरकार राज्य सरकार या राज्यों के बीच बात करूं, और फिर अन्य राज्यों के बीच, कुछ भारत सरकार के साथ राज्य आ सकते हैं और फिर कुछ अन्य राज्य आ सकते हैं उसके खिलाफ, ऐसे मामले अगर सुलझाने हो तो भी एकमात्र न्यायालय होगा कौन सा? सुप्रीम कोर्ट। वहां हाई कोर्ट नहीं आ सकता, अधीनस्थ न्यायालय नहीं आ सकते, उनकी सुनवाई कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। आगे बात समझ में, ये चीज आपको ध्यान में रखनी। अनुच्छेद 132 आपको बताता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। बहुत खूबसूरती से रखा है संविधान के अंदर, एक एक बात को ध्यान रखना। लगता है किसी को कि अच्छा कोई चीज हमें ठीक से समझ नहीं आती, लगता था उनको कि एक चीज अगर स्पष्ट नहीं की तो हो सकता है उसका बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन हो जाए, बाद में चीजें ना समझ आए तो, है ना। तो अनुच्छेद 132 के अंदर क्या दिया हुआ है? अपीलीय क्षेत्राधिकार। आपको पता है उच्चतम न्यायालय अपील का अंतिम न्यायालय होता है। यदि तुम्हारा हाईकोर्ट में कोई भी मामला पड़ा है, चाहे वो दीवानी मामला हो, चाहे फौजदारी मामला हो, चाहे संवैधानिक या फिर अन्य कोई भी मामला हो, इन सभी के खिलाफ तुम उच्चतम न्यायालय में क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हो, है ना। टोटल जितनी भी अपील के बारे में जो भी क्षेत्राधिकार दे रखा है अपील के लिए, तो वो सारा सारा किसमें? अनुच्छेद 132 में। फिर 133 में साफ साफ बोल दिया कि दीवानी मामले अलग से निकाल के रख दिया, उसमें से ही निकाल के रख दिया कि अच्छा दीवानी मामलों के लिए अपील करने का अधिकार अनुच्छेद कौन सा है? 133। कहां कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। और अनुच्छेद 134 के तहत कौन सा होता है? फौजदारी मामलों की अपील तुम सुप्रीम कोर्ट कर सकते हो। हरी बात समझ में? अपील, अच्छा दीवानी मामले आप सभी को समझ आता है कि दीवानी मामले वो कौन से होते हैं? जिनके अंदर ये मारपीट, हत्या, है ना, लूट से इस प्रकार के मामले शामिल नहीं होते। दहेज से जुड़ा हुआ मामला हो गया, उत्तराधिकारी से संबंधित हो गया, और किसी का चेक बाउंस हो गया, ये इस प्रकार की चीजें, है ना। तो ये चीजें आती है किसमें? अनुच्छेद 133 के दीवानी मामलों में। लेकिन फौजदारी में क्या होती है? मारपीट, हत्या, है ना, ये सारे मामले होते हैं फौजदारी के अंदर। आगे हमने बात की थी अनुच्छेद 136 की। इसमें हमने ये बात की थी कि अच्छा सुप्रीम कोर्ट जो है विशेष इजाजत से पूरे भारत के अंदर जितने भी उसके कंट्रोल में रहता है क्षेत्र, वो वहां से मतलब कोई भी न्यायालय के अंदर इनके अलावा यदि वो कोई अपील सुनना चाहता है, किसी अपील को दर्ज करना चाहता है, तो वो इस प्रकार की चीजें कर सकता है। विशेष इजाजत से क्या कर सकता है? अपील कर सकता है। ये अधिकार किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के पास। आज हमें एक तो अनुच्छेद 135 पढ़ना है, वैसे तो एक अनुच्छेद 13 भी पढ़ना है। 135 तो ये है, पढ़ा था क्या तुम आपने? देखो है कुछ आपको पता है कि 1935 का भारत शासन अधिनियम था, उसमें उच्चतम न्यायालय किस नाम से जाना गया? संघीय न्यायालय। और इस संघीय न्यायालय का मतलब क्या होता था कि केंद्र व राज्यों के बीच में, केंद्र व राज्यों के बीच में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसका सॉल्यूशन करवाएगा कौन? संघीय न्यायालय, ये कह सकते हैं। और साथ ही साथ आज अनुच्छेद 135 में, वैसे भी याद करना 1935 135 याद रख लोगे। 1935 का संघीय न्यायालय में जो जो प्रावधान थे वो आज किस में है? उच्चतम न्यायालय में। इसका मतलब ये कह रहा है कि संघीय न्यायालय के अंदर जो जो भी शक्तियां दे रखी थी ना उस टाइम 1935 में, वो वर्तमान की जो उच्चतम न्यायालय है, आपको पता है उच्चतम न्यायालय तो बाद में आया था। कब आया था उच्चतम न्यायालय? अस्तित्व में कब आया? उच्चतम न्यायालय भारत का उच्चतम न्यायालय। संघीय न्यायालय आपको पता है कि अपील का अंतिम न्यायालय नहीं था। इसके विरुद्ध हम अपील दर्ज करनी होती तो हम लंदन जाते थे प्रिवी काउंसिल में, पर आज तो हम अपील का अंतिम न्यायालय इसी मानते हैं। लेकिन उच्चतम न्यायालय है ये, तो कब आया उच्चतम न्यायालय? सबसे पहली बात लिखवाई थी शायद आप 1950 में। और 1950 में तारीख, शाबाश, कौन सी? 28 जनवरी। याद रखना इसको, 28 जनवरी 1950 से उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया। जो संघीय न्यायालय वो क्या हो गया? उच्चतम न्यायालय हो गया। वही तो चीज थी सारी की सारी, उसको क्या बना दिया? उच्चतम न्यायालय बना दिया। इसका मतलब अनुच्छेद 135 में लिखा है कि जो संघीय न्यायालय के पास शक्तियां थी वो सारी की सारी किस में आ गई? उच्चतम न्यायालय में आ गई। बात समझ आ रही? इतनी सी बात लिखी हुई है और कुछ नहीं। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 13 के बारे में। अच्छा, उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक है, पता है आपको? संरक्षक का मतलब उसका अभिभावक है या नहीं है? कहां से पता चला? कौन सा अनुच्छेद है? ये मूल अधिकार पढ़े होंगे आप सभी ने, है ना। अनुच्छेद कौन सा है? 13। देखो अनुच्छेद 13 में क्या लिखा हुआ है, पहले तो आपको थोड़ा समझा देता हूं। सरकार जो होती है ना, यदि हम बात करें शासन की बात करें, उसके अंगों की बात करें, तो विधायिका होती है, एक क्या होती है? कार्यपालिका, और हम कह सकते हैं क्या होती है?
न्यायपालिका ये अंग है। थोड़ा आप मुझे बताते जाना, विधायिका का काम क्या है? विधि बनाना। क्या काम है? यदि कोई भी विधि बनाई जाएगी तो मतलब विधि बनाने का अधिकार किसके पास है? विधायिका के पास है। कार्यपालिका क्या करती है? लागू करती है, या फिर कई बार आपने देखा होगा कि विधि बनाने के अलावा कई बार कार्यपालिका सीधा डायरेक्ट आदेश जारी भी कर सकती है। तो ये क्या कर सकती है? आदेश जारी कर सकती है। हाँ, विधि जो बनी है उसको लागू भी करती है कार्यपालिका, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी। आदेश जारी करती है, ये सारी चीजें ठीक है। आपको मूल अधिकार दे रखी और अनुच्छेद जो 13 है, अनुच्छेद 13(2) यदि हम बात करें, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि तुम्हारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, यदि आपके मूल अधिकारों की हनन होता है, और कौन करती है? विधायिका करती है। इसका मतलब यदि विधायिका ने कोई कानून बना करके आपका अधिकार छीनने का प्रयास किया तो रोकेगा कौन? न्यायपालिका। ध्यान रखना, इन दोनों के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसके ऊपर निगरानी रखने का काम कौन करती है? न्यायपालिका। ये बात कहाँ लिखी हुई है? अनुच्छेद 13(2) में। इसी अनुच्छेद 13(2) में लिखा हुआ है, मतलब लिखा हुआ नहीं है, न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा। न्यायिक पुनरावलोकन, इसका मतलब क्या होता है? इन दोनों के द्वारा जो भी आदेश दिया या विधि बनाई है, इसकी जांच कौन करती है? न्यायपालिका। यदि वो खराब है तो उसको पूरी तरह से बिल्कुल सिरे से खारिज कर सकती है, उसको रद्द कर सकती है। ये पावर रखती है कौन? न्यायपालिका। ये कौन से अनुच्छेद के तहत है? 13(2) के तहत। आगे बात समझ में? इसका मतलब साफ लिखा है कि यदि मूल अधिकारों के यदि कोई विधि असंगत है, मतलब उसके साथ मैच नहीं कर रहे, या फिर साथ ही साथ आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करती है, और ये आपको बताना है आधारभूत ढांचा कब आया। आधारभूत ढांचे का यदि उल्लंघन करती है, हाँ, 1973 में आधारभूत ढांचा आया। ये 24 अप्रैल 1973 की आपको बात याद रखनी है। इसमें लिखा था, ये केशवानंद भारतीवाद आया था, इसी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि अच्छा, आप संविधान में बदलाव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि मूल ढांचे में कुछ बदलाव किया तो हम उसको क्या कर देंगे? रद्द कर सकते हैं। मूल ढांचे का मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर संविधान टिका हुआ है, जो संविधान की मूल आत्मा है, उस आत्मा को तुम छीन नहीं सकते। इसका मतलब जो संविधान बनाने वालों ने जो संविधान बनाया है, यदि विधि निर्माता जो है, विधायिका जो है, आपका जो संविधान बनाया संविधान है, पूरी तरह से उसको बदल दे, तो ऐसा नहीं कर सकती। कौन नहीं कर सकती? विधायिका। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि न्यायपालिका ने 1973 में ये फैसला दिया था, और केशवानंद भारती नाम से वो डिसीजन आता है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। और 24 अप्रैल 1973 का, जिसको क्या बोला था? आधारभूत ढांचा। आधारभूत ढांचा में कौन कौन सी चीजें शामिल है? जब विधायिका ने पूछा तो न्यायपालिका ने बताना मना किया और बोला कि हम बताते जाएंगे, जैसे हमें लगेगा कि ये आधारभूत ढांचे में आता है, हम बता देंगे आपको। कुछ चीजें उन्होंने बता भी दी, है ना, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन ये जो चीजें जितनी भी होती है अनुच्छेद 13 के आधार पर जो भी जांच होती है, उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि न्यायिक पुनरावलोकन की मतलब एक प्रकार की अवधारणा मिलती है, लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन एग्जैक्ट जो वर्ड है वो संविधान में कहीं नहीं लिखा। यदि तुमसे अच्छा आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन कैसा था कि न्यायिक पुनरावलोकन शब्द जो है अनुच्छेद 13 में दिया है, पहला तो ये था। आप बताना कौन सा सही है? कौन से अनुच्छेद में? 13 में दिया। ये पहला कथन था, ठीक है। दूसरा, आधारभूत ढांचा संविधान में उल्लेखित है। दोनों में कौन सा कथन सही है? बता सकते हो? दोनों गलत है या दोनों सही है, या एक पहला सही है दूसरा गलत है? दोनों गलत है। देखो, न्यायिक पुनरावलोकन शब्द जो है अनुच्छेद 13 में नहीं है। मैंने अभी बताया आपको कि न्यायिक पुनरावलोकन जैसा शब्द पूरे संविधान में नहीं है। 13 में तो छोड़ो, पूरे संविधान में भी नहीं है। सारी बात समझ में। और आधारभूत ढांचा कब आया था? 1973। हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इसका मतलब ये चीज तो बाद में उच्चतम न्यायालय ने बताया था कि आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं करना। क्या आधारभूत ढांचा संविधान में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ नहीं, और ये भी नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब दोनों क्या हो गए? गलत हो गए। मैंने थोड़ा सा चेंज किया इस क्वेश्चन को, लेकिन आईएएस का जो एग्जाम था उसके अंदर क्वेश्चन क्या था? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भारतीय संविधान को देता है।
अच्छा, भारतीय संविधान देता है, किसको देता है? किसको देता है? सुप्रीम कोर्ट को। है क्या ये बात? शक्ति तो देता है लेकिन उल्लेख नहीं है। अच्छा, जब कभी भी न्यायपालिका जांच करती है उसको क्या बोलते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन। ये आधार कहां से मिला? अनुच्छेद 13(2). अच्छा, लिखा हुआ तो नहीं है लेकिन शक्ति तो दे रहा है, तभी तो कर रहा है ऐसा। तो इस वजह से दूसरा गलत है, पहला क्या हो गया? सही हो गया। इस हिसाब से तुम्हें देखना होगा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, आपको किस प्रकार से शब्दों का चयन करना है, वहां पे देखना होगा। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना होता है, उसके अंदर चीजों को अच्छे से देखना होता है कि अच्छा पूछ क्या रहा है वो। कई बार हमें लगता है कि अच्छा दाबू ढांचा तो नहीं है इसके अंदर, फिर आपको लगता है कि अच्छा न्यायिक पुनरावलोकन भी नहीं है, लेकिन वो क्या पूछ रहा है? वो ये पूछ रहा है कि शक्ति भारतीय संविधान सुप्रीम कोर्ट को देता है ये न्यायिक पुनरावलोकन, ये तो देता है तभी तो वो करता है ना, लेकिन लिखा हुआ नहीं है। पहला सही है, दूसरा क्या हो गया? गलत हो गया। बात समझ आ गई? ठीक है, हम अभी यही पढ़ेंगे, अनुच्छेद कौन सा? 13। यहाँ तक कुछ बातें समझ आई क्या? कुछ भी ना समझ आए तो पूछ के लेना, ठीक है? हाँ, अनुच्छेद 143 तो पढ़ ही लिया आपने, थोड़ा सा जान लेना भाई। लास्ट में आपने अनुच्छेद 143 पढ़ा था। अनुच्छेद कौन सा? 143। ये क्या कहता है? पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि अनुच्छेद को याद कैसे करना है। ये सीक्वेंस से आपने याद तो किए नहीं अभी तक, शायद लगता है, या कर लिए? किस किस को याद है अनुच्छेद? जो पढ़ाया है उतना याद है क्या? नहीं याद है? याद होते नहीं क्या? कुछ कुछ याद है? मिलान करने वाले क्वेश्चन आएंगे अनुच्छेद से जुड़े हुए तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। देखो, कोई आपको अनुच्छेद कोई तो बहुत अच्छे से याद है, कोई याद नहीं है, तो आपको पता रहेगा कि जिसका संबंध जिससे है वो तो उसका ही है, जो नहीं है उसके बारे में तुम अच्छे से, जो इसको क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, जिसमें मतलब कार छांट के देख लेते हैं कि अंत में कौन किसका होने वाला है। हरी बात समझ में? ये चीजें कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको अनुच्छेद याद रखना है। और पहले मैं ये कहता था अनुच्छेद इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, और वो चीजें आपको आनी चाहिए। लेकिन आजकल एग्जाम ये पूछता है, डायरेक्ट अनुच्छेद ही पूछ रहा है। अभी पिछला जो एग्जाम हुआ था यूपीएससी आईएएस का ना, तो उसके अंदर भी अनुच्छेद डायरेक्ट ही पूछ रखे थे, लगभग पूछ रखे थे, इसलिए अनुच्छेद याद करना जरूरी है। याद कैसे होंगे? बार बार अभ्यास करोगे तो, बिना अभ्यास नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है? आप कॉपी में लिख करके जितना आपने अनुच्छेद पढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो भी पढ़ा है, 124 से स्टार्ट हो जाओ, लिख करके फिर आप थोड़ा सा चेक करो, अच्छा 124 में मैंने क्या पढ़ा था, 125 में क्या है, 126 में क्या है, थोड़ा सा रिकॉल करोगे ना तो याद रहेगा, ऐसे याद नहीं रहेगा। कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, नंबर तो याद ही रहता है आपको। 124 याद नहीं है? गिनती आती है ना आपको? 124 है, 125 है, 126 है, 127 है, सब याद है, लेकिन ये नहीं मालूम कि 124 में है क्या। हाँ, कई बार ये भी मालूम है 124 में ये है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 124 वाली बात 125 में बोल रहे हो तुम, और 125 वाली 124 में बोल रहे हो। संविधान बनाने वालों ने इतनी भी ज्यादा मतलब चीजों को जटिल नहीं बनाया जितना हम समझते हैं, क्योंकि आपने देखा उच्चतम न्यायालय के अंदर जो भी चीजें हैं वो एक सीक्वेंस से है। क्या उच्चतम न्यायालय में पहले ये बोल दिया कि न्यायपालिका के जो न्यायाधीश है उसको कैसे हटाया जाएगा? ऐसा तो नहीं, पहले नियुक्ति होगी, उनकी योग्यता देखी जाएगी, कार्यकाल देखा जाएगा, लास्ट में देखा जाएगा आप हटाएंगे कैसे। सीक्वेंस है ना हर चीज का, तो सीक्वेंस से तुम भी याद कर लो, क्या दिक्कत है? याद तो करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, लिख लिख याद कर लेना। अब मेरे को लगता है 7वीं क्लास है, अपनी 8वीं क्लास है ये सुप्रीम कोर्ट की। 7 दिनों के अंदर यदि तुम 124 से लेकर के टोटल है कितनी, 147 अनुच्छेद है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, इतने तो याद कर ही सकते हो, रोज एक याद करते हो। अच्छा, पूरी चीज कहानी थोड़ी पढ़नी है, अनुच्छेद 124, 125, 126 एक एक लाइन की चीजें हैं सारी। 125 में जैसे लिखा हुआ है कि न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, 126 में क्या है, कार्यकारी न्यायाधीश, 127 में तदर्थ न्यायाधीश, 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश, 129 में अभिलेख न्यायालय, 130 में सिर्फ इतना ही स्थान, 131 में प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार, 132 में अपीलीय क्षेत्र अधिकार, 133 में दीवानी मामले, 134 में और 135 में संघीय न्यायालय से संबंधित प्रावधान उच्चतम न्यायालय में लागू होंगे, 136 में विशेष इजाजत से अपील है ना, उच्चतम न्यायालय की शक्ति है इसमें, 137 में न्यायिक मतलब जो भी न्यायिक समीक्षा होती है, उच्चतम न्यायालय जो अपना डिसीजन देता है उसकी फिर न्यायिक समीक्षा हो सकती है। सीक्वेंस से देखो कितने अनुच्छेद याद कर सकते हो आप, है क्या, एक एक शब्द ही है, उनको इतना ही पढ़ना है, बाकी चीजें तो आपको अंदर की कहानी तो पता ही आपने क्या पढ़ा है, पर सीक्वेंस रहेगा तो थोड़ा पता रहेगा कि क्या बात कहाँ लिखी हुई है। बात समझ पा रहे हो? ऐसे याद करना, कल पूछूंगा मैं आपसे। हाँ, यही तो बता रहा था ना, अनुच्छेद 143 समझना में थोड़ा सा, जिन बच्चों ने नहीं समझा वो ध्यान देना। अनुच्छेद 143 क्या कहता है?
अनुच्छेद 143 एक शक्ति देता है, किसको देता है? शक्ति देता है राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। अच्छा, कई बार क्या लगता है, राष्ट्रपति को कोई भी सलाह लेनी होती है तो वो सलाह किससे लेता है? परामर्श ले सकता है। परामर्श मतलब सलाह ले सकता है। किससे लेता है? सुप्रीम कोर्ट से। ऐसे लिख रहा हूं, समझ लेना, सुप्रीम कोर्ट है मतलब उच्चतम न्यायालय, इससे सलाह लेता है सुप्रीम कोर्ट से। कंडीशन ये है, इसमें थोड़ा बहुत समझाया हुआ है। अच्छा, कि 26 जनवरी 1950 से पहले का कोई मामला है और 26 जनवरी 1950 के बाद का मामला है, दोनों ध्यान रखना है। यदि बाद का मामला है, राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से कोई भी परामर्श मांगा, कोई भी सलाह मांगी, है ना, तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है या नहीं? हाँ, है भी और नहीं भी। इसका मतलब उसका मन है तो वो सलाह दे सकता है, उसका मन है तो सलाह नहीं देगा। लेकिन सलाह देने के बाद राष्ट्रपति भी सलाह मान भी सकता है, सलाह न भी माने, दोनों ही कंडीशन है, दोनों में कोई बाध्यकारिता नहीं है। लेकिन मामला यदि 26 जनवरी 1950 से पहले का है और राष्ट्रपति ने इससे संबंधित कोई भी सलाह मांगी, किससे? सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट का यह दायित्व है कि वो सलाह प्रदान करे। मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट बाध्यकारी है। लेकिन दी गई सलाह को राष्ट्रपति फिर भी मान भी सकता है, ना भी मान, मतलब राष्ट्रपति के लिए तो दोनों कंडीशन है, 26 जनवरी से पहले की और बाद की, संविधान लागू होने से पहले या बाद, दोनों कंडीशन में भी वो मान भी सकता है और नहीं भी माने, दोनों कंडीशन है। लेकिन संविधान लागू होने के बाद की कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट सलाह दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, लेकिन पहले की कंडीशन में सलाह देनी ही पड़ेगी। क्या बात समझ आ गई? ये चीजें थी, बस इतनी सी बात है, और कोई ज्यादा कोई मैटर नहीं है इसमें। संविधान का संरक्षक लिखना था हमें ना। नेक्स्ट, अनुच्छेद 13 लिखवाया तो क्या लिखवाया था? अनुच्छेद 13 कौन सा? अच्छा ठीक, लिखिए नेक्स्ट, संविधान का संरक्षक। यूट्यूब पे क्लासें पढ़ी है, जो बच्चे जिन्होंने क्लास नहीं लगाई आप लगा सकते हो। लगभग 21 से 22 क्लासें तो आपकी संसद की पढ़ी है ना, और यही क्लासें लगातार आपकी सुप्रीम कोर्ट की चल रही है, आप वहां से लगा सकते हो। बाकी मैं आपको दोबारा ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। तो संविधान का संरक्षक का मतलब क्या होता है? भारतीय संविधान का यदि बात करें, संरक्षक के रूप में उच्चतम न्यायालय कार्य करता है। मतलब उच्चतम न्यायालय क्या है? अभिभावक है। संविधान की सुरक्षा करना किसका दायित्व है? उच्चतम न्यायालय का। अच्छा, ऐसा हो सकता है सरकार के पास एक अधिकार है, सरकार के पास अधिकार अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। संशोधन समझते हो ना? कुछ बदलाव करना हो, यदि कोई बदलाव करती है तो कौन करती है? संसद कर सकती है। संसद किसी भी कानून में किसी भी कोई नया कानून बना सकती है, किसी कानून को रद्द कर सकती है, कोई नया कानून जो है कोई कानून पहले से उसके अंदर कुछ बदलाव कर सकती है। ये सारे के सारे काम जो होते हैं संशोधन होते हैं, और वो कौन करती है? संसद करती है। लेकिन संसद को ये शक्ति कौन से अनुच्छेद से मिलती है, ये आपको ध्यान रखना। 368, मतलब संसद के पास ब्रह्मास्त्र है। कौन सा? 368। संसद इससे किसी भी प्रकार की कोई भी मतलब किसी भी चीज की वो बदलाव कर सकता है, किसी चीज में बदलाव कर सकता है। लेकिन इसी चीज को रोकने के लिए अनुच्छेद 13 आता है। अच्छा, संसद अगर कोई मतलब ठीक काम कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन यदि लगता है कि अनुच्छेद 368 पे संसद अपनी शक्तियां बढ़ा रहा है, संसद सब कुछ बन बैठा, आपके मूल अधिकारों की कोई परवाह नहीं कर रहा, ऐसा अगर करता है तो ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, जो कि अनुच्छेद 13 के आधार पे वो सब कुछ देख रहा है। यदि संसद ने कोई भी गड़बड़ी की, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? जो भी किया है उसको रद्द कर सकते हैं। ऐसा किया भी। आपको पता है कि 99वां संशोधन जो था कब हुआ था? 2015 में हुआ था। पूरी तरह से इसको रद्द कर दिया। एकमात्र ये संविधान संशोधन था। और एक चीज तो ये भी है कि अच्छा, ये किससे संबंधित था? न्यायपालिका के अंदर जो भी न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति को लेकर के उन्होंने एक आयोग बनाया था, है ना। उस आयोग जो बनाया था वो ठीक नहीं लगा सुप्रीम कोर्ट को। उनको लगा कि सरकार हमारी नियुक्ति नहीं कर सकती, नियुक्ति हम खुद ही करेंगे, सरकार का व्यक्ति इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। उसकी कहानी हमने पढ़ी थी इससे पहले। तो सुप्रीम कोर्ट को लगा और उसने क्या कर दिया? पूरी तरह से रद्द कर दिया। एकमात्र संविधान संशोधन जो कि पूरी तरह से रद्द कर दिया। कब? 2015। अच्छा, एक चीज ये भी ध्यान रखना, पहली बार कोई सरकार आई थी जो कि न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर के आयोग बनाने की पहली कोशिश की थी, और किसी सरकार की तो कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी। जिसकी हिम्मत पड़ी उसको भी लास्ट में क्या हुआ? रद्द कर दिया। इसका मतलब हिम्मत धरी की धरी रहेगी, इसका मतलब ये ध्यान रखना, ठीक है। और जैसे रद्द किया, दोबारा इस सरकार की भी हिम्मत नहीं पड़ेगी, अच्छा दोबारा कोई कानून बना सकते हैं। बना तो सकती थी अनुच्छेद 368 से, नहीं बनाया, है ना। तो ये चीजें ध्यान रखिए, इसका मतलब, ठीक है। लिखिए जरा कुछ पॉइंट लिख लीजिए संविधान संरक्षक के रूप में आपको लिखना। आगे देखो, नेक्स्ट देखो, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय
उच्चतम न्यायालय संविधान के संरक्षक उच्चतम न्यायालय संविधान के संरक्षक अथवा अथवा अभिभावक की भूमिका का अथवा अभिभावक की भूमिका का निर्वहन करता है, अभिभावक की भूमिका का निर्वहन करता है तथा इसके द्वारा संवैधानिक मामलों की अंतिम व्याख्या की जाती है तथा इसके द्वारा संवैधानिक मामलों की अंतिम व्याख्या की जाती है, संवैधानिक मामलों की अंतिम व्याख्या की जाती है तथा इसके लिए संवैधानिक पीठ का गठन किया जाता है, इसके लिए संवैधानिक पीठ का गठन किया जाता है जिसमें कम से कम 5 न्यायाधीशों का होना आवश्यक है, 5 न्यायाधीशों का होना आवश्यक है। देखो, संविधान की व्याख्या से संबंधित कभी भी कोई मामला हुआ, यदि संविधान की क्या करनी हो, व्याख्या करनी हो, और ये अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। इसके लिए आपको पता अनुच्छेद 13 के आधार पे यदि कोई भी जांच करनी है, किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन देना है, जैसे विधायिका ने कोई कानून बनाया है, उसके बाद में उसकी कोई व्याख्या करनी है, तो ये काम कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय जो करेगा तो उसके लिए एक संवैधानिक पीठ का गठन होगा। संवैधानिक पीठ समझते हो? नहीं समझते? अच्छा, संविधान की व्याख्या करने के लिए संवैधानिक पीठ का मतलब होता है कि इसके अंदर 5 न्यायाधीशों का एक समूह होगा, ठीक है, और ये 5 न्यायाधीश क्या करते हैं? इसकी जांच करते हैं। संवैधानिक पीठ का मतलब है कि 5 न्यायाधीशों से कम नहीं होना चाहिए। कम से कम यदि उसकी जांच करें तो अच्छे लेवल के जो न्यायाधीश है वो कितने होने चाहिए? सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायाधीश वो कितने होने चाहिए? 5 न्यायाधीश होने चाहिए। वो 500 क्या करते हैं? जांच करते हैं, ठीक है। फिर फैसला कैसे आता है? क्योंकि हमेशा जब भी संवैधानिक पीठ का गठन होता है वो विषम संख्या में होता है। 5 लिखा है नहीं क्या मैंने? कम से कम 5 लिखना है, ठीक है। कम से कम कितने? 5 न्यायाधीश। विषम संख्या है या सम संख्या है? विषम संख्या। ऐसा क्यों होता है? ताकि जब कभी भी वो कोई फैसला देते हैं तो मत जो है उन सभी के बराबर ना हो। जब कभी फैसला आएगा तो 3-2 से आएगा, इसका मतलब 2 लोग एक तरफ होंगे या 3 एक तरफ होंगे। एक इधर से निकल के इधर आया तो 3 इधर हो जाएंगे, उधर 2 हो जाएंगे। यदि 2-2 हो गए, इसका मतलब 4 लोग हुए तो 2-2 हो सकते हैं। तो क्या डिसीजन आ सकता है? मत तो बराबर हो गए ना, तो क्लियर नहीं हो सकता। इस वजह से क्या होता है? हमेशा विषम संख्या होती है। जैसे हम बात करते हैं कि केस आनंद भारतीवाद जो आया था ना, उसमें 13 जजों की पीठ गठित हुई थी। अरे बात समझ में? 13 जज जो आए थे 24 अप्रैल 1973 को, जो आधारभूत ढांचा का जो सिद्धांत दिया था उसमें टोटल जज कितने थे? 13 थे। और उनका जो 7-6 से निर्णय आया था, 7 जज एक तरफ थे और 6 एक तरफ थे। हमेशा ऐसा ही होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो 7-6 से निर्णय। अच्छा, इस आधारभूत ढांचे को भी यदि बदलना पड़े तो इसका मतलब पहले जो डिसीजन दिया है उसको भी यदि चेंज करना पड़े तो इससे बड़ी कोई पीठ गठित करनी होगी। इसका मतलब जहां पे 13 लोग हैं वहां पे कितने होने चाहिए? 15 होने चाहिए। विषम होनी चाहिए, या फिर कितनी होनी चाहिए? 17 होनी चाहिए। तो 15 होगी तो 8-7 से आएगा तो फिर डिसीजन आएगा। तो हरी बात समझ में? कम भी हो सकता है, जरूरी नहीं 8-7 से आए। इसका मतलब एक तरफ 11 भी हो सकते हैं, एक तरफ 2 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम यदि हम बात करें तो कंडीशन ऐसी हो सकती है। समझ पा रहे हो ना बात को? तो संवैधानिक पीठ का गठन किया जाता है जिसमें संख्या हमेशा क्या होती है? विषम ही होती है, ताकि निर्णय ठीक आए और मत बराबर ना हो। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि जब कभी भी संविधान की व्याख्या करनी हो तो कम से कम कितने न्यायाधीश होने चाहिए? 5 न्यायाधीशों की एक पीठ बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
लिखो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत अनुच्छेद 13 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदान की गई है, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदान की गई है शक्ति प्रदान की गई है कि राज्य द्वारा निर्मित उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदान की गई है कि राज्य द्वारा निर्मित कोई भी विधि, राज्य द्वारा निर्मित कोई भी विधि जो कि मूल अधिकारों से असंगत है, जो कि मूल अधिकारों से असंगत हो उसे अवैध घोषित कर सकती है। कॉमा लगा के लिखना है आगे, उसे अवैध घोषित कर सकती है। उसे अवैध घोषित कर सकती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लाइन में लिखना, उच्चतम न्यायालय के द्वारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा विधायिका के द्वारा निर्मित, उच्चतम न्यायालय के द्वारा विधायिका के द्वारा निर्मित, उच्चतम न्यायालय के द्वारा विधायिका के द्वारा निर्मित विधायिका के द्वारा निर्मित किसी भी ऐसी विधि को, विधायिका के द्वारा निर्मित किसी भी ऐसी विधि को, किसी भी ऐसी विधि को या कार्यपालिका आदेश को या कार्यपालिका आदेश को जो मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, जो मूल ढांचे का उल्लंघन करता हो, मूल ढांचे का उल्लंघन करता हो, कोमा लगा के लिखना, उसे अवैध घोषित कर सकती, उसे अवैध घोषित कर सकती। उसे अवैध घोषित कर सकती है, लिख लिया। कुछ अन्य शक्तियां भी है उच्चतम न्यायालय की। कौन सी शक्तियां हो सकती है अन्य? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और क्या कार्य कर सकता है यदि पूछा जाए तो? अच्छा, आप मुझे ये बताओ, यदि राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं है, बाई चांस, है ना, कोई भी कारण हो सकता है, तो उसकी कार्यों का निर्वहन कौन करता है? उपराष्ट्रपति। कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। यदि मान लो उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो फिर भाई दोनों ही नहीं है तो किसी को तो आना पड़ेगा ना वहां पे, तो फिर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये कंडीशन है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब आपको पता है न्यायालय कई बार क्या करता है, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद खाली हो उस दौरान वह उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, वो क्या करता है? राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है, उसकी भूमिका का मतलब जो जो कार्य होते हैं वो सारे करता है। ठीक है, ये चीज आपको जानना है। अन्य शक्तियां लिखो जरा, अन्य शक्तियां। पहला पॉइंट लिखना, देखो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति, देखो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में
की अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा कार्यवाहक उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वहन किया जाता है। ठीक है, समझ आ गई बात? ध्यान रखना आपको थोड़ा सा इसके बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनुच्छेद 135। लिखना जरा, क्या है बता सकते हैं? 135 1935, ठीक याद रहेगा दोनों चीजें, है ना? ये ट्रिक आज ही बनी थी, 135 और 1935। इसका मतलब ये है कि जो प्रावधान किस में थे, संघीय न्यायालय में थे 1935 वाले में, वो सारे शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, बस यही इतना ही है और कुछ नहीं है। लिखो जरा इसके आगे लिखो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 135, इसके आगे लिखना इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को उन सभी शक्तियों के प्रयोग का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय को उन सभी शक्तियों के प्रयोग का अधिकार है। उन सभी शक्तियों के प्रयोग का अधिकार है जो कि 1930 शासन अधिनियम 1935 के भारत शासन अधिनियम में संघीय न्यायालय द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी। संघीय न्यायालय द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी। प्रयोग में लाई जाती थी। ठीक है, सिंपल, बस इतना और कुछ नहीं है इसके अंदर। 1935 ऐसे और याद कर लेना, यदि कई बार क्वेश्चन आता है कि संघीय न्यायालय का प्रावधान कौन से एक्ट में था, ऑप्शन आएगा 1909, 1919, 1935 और इनमें से कोई नहीं। क्या बताओगे? 1935 एक्ट जो है 1935 का भारत शासन अधिनियम है, इसमें संघीय न्यायालय का प्रावधान था, ध्यान रखना। लेकिन संघीय न्यायालय जो है वो अपील का अंतिम न्यायालय नहीं हुआ करता था। आज तो तुम अपील करते हो तो कहाँ करते हो? अंतिम न्यायालय कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हो। लेकिन उस टाइम की यदि बात करें तो वो कहाँ था? लंदन में प्रिवी काउंसिल। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। समझ तो पा रहे हो बात को? लगभग हमारा टॉपिक पूरा होने जा रहा है, रिवीजन करते रहना, अदरवाइज कोई भी चीज आपके काम नहीं आएगी। मैं पढ़ाता जाऊंगा, तुम रिवीजन नहीं करोगे तो कोई काम नहीं आएगा। सिलेक्शन करवाना है तुम्हें करवाना है ना? और मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ, दिशा बता सकता हूँ आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। अरे बात समझ में, बस इतनी चीजें हैं। अगर आपने थोड़ा सा साथ दिया तो सिलेक्शन बहुत आसानी से ले सकते हैं, पर आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर कई बार देखता हूँ जो चीजें बताई है, पिछले 4 दिनों की चीजें बताई है, वो भी याद नहीं रहती। तुम्हें याद नहीं रहती, इसका मतलब ये है कि तुम रिवीजन नहीं करते, क्योंकि तुम्हें आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई है। आपको ऐसा लगता है एक बार जो पढ़ लिया अब उसकी कोई जरूरत नहीं है दोबारा पढ़ने की, लेकिन जरूरत है। 10 दिन बाद यदि तुम उस चीज को देखोगे तो तुम्हें लगेगा ये सब कुछ नया है मेरे लिए, इसलिए क्योंकि अभ्यास नहीं है। मैंने कल ही बताया था कि हर चीज अभ्यास से आती है, बिना अभ्यास के कुछ भी नहीं होने वाला। यदि तुम्हें अगर हर चीज में
पारंगत होना है और आपको लगता है कि मुझे जल्दी कोई कामयाबी चाहिए, तो आप बार बार क्या कीजिए, अभ्यास कीजिए। तो मैंने आपको उदाहरण दिया था अर्जुन का। अर्जुन आपको पता है सबसे बड़ा धनुर्धारी था। इसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि वो हर रोज प्रयास करता था। हर रोज प्रयास करता, इसका मतलब वो सबसे ज्यादा क्या हो गया, श्रेष्ठ था, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ था। इसके पीछे कारण एक ही था, क्योंकि अभ्यास कर रहा था बार बार। तुम भी लगातार अभ्यास करोगे, तुम भी हो जाओगे। अभ्यास करना ही पड़ेगा, और इसका कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, कोई दूसरा कि अच्छा मैं आपको बता दूं कोई दूसरा रास्ता हो, कोई रास्ता नहीं। कोई ऐसी टैबलेट नहीं है कि आपको जल्दी से कोई चीज, सारी चीजें आपको सिखा दे। तुम ही सीखोगे, तुम ही करना है ये सारा। ठीक है, बहुत है क्या आज के लिए इतना? कल आगे हम पढ़ेंगे, आज पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, कल पूरा कर देंगे हम इसको।